ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 10 है लाइट। लाइट में हमारे मेनली दो कॉन्सेप्ट हैं पूरे चैप्टर में, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। पहले हमको रिफ्लेक्शन को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद रिफ्रैक्शन को पढ़ना है और इन दोनों को पढ़ते पढ़ते हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक बार दोनों को बेसिक समझ लेते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। हालांकि हमने पहले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ a ray of light after falling on a shiny surface। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ शाइनिंग सरफेस। जब कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई लाइट की रे किसी भी शाइनी सरफेस पर पड़ती है, ठीक है, तो उससे टकराकर वापस बाउंस बैक करता है। ठीक है, कैसे होता है अपना? ये मान लो आपकी कोई सरफेस है बच्चों, जब भी मैं ये बनाऊंगा, जब भी मैं ये बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है? सरफेस है। ठीक है, ये क्या है? सरफेस है। और इस सरफेस में एक साइड में रखूंगा ऐसे, मतलब ये जो लाइन है इसके बीच में ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइनें रखूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि इस सरफेस की जो ये वाली साइड है, तो ये वाली साइड है वो कैसी है? स्मूथ है। और जिस साइड मैंने लाइनें बनाई है वो वाली साइड कैसी है? रफ। ठीक है, जिस साइड मैंने लाइनें नहीं बनाई है छोटी छोटी, वो वाली साइड कैसी है? स्मूथ है। और जिस साइड मैंने छोटी छोटी लाइन बनाई है इसका मतलब वो साइड कैसी है? रफ है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये कोई लाइट की रे आई, ये लाइट की रे आई और पड़ने के बाद उस सरफेस पर पड़ने की क्या होती है? टकराकर वापस चल जाती है। ठीक है, कोई लाइट की रे आती है और सरफेस पर पड़कर अगर वापस चली जाती है तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन। ठीक है, अगर लाइट किसी सरफेस पर पड़े, स्मूथ सरफेस पर, शाइनी सरफेस पर पड़े और उस पर टकराकर उसके बाद वापस चले जाए तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्लियर है? अब ये जो लाइट की रे आई है इस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, जो आती है इंसिडेंट रे। और ये जो जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसके अलावा हम और क्या करते हैं? ये जो सरफेस होती है, ये जो स्मूथ सरफेस है, ये जो स्मूथ एंड शाइनी सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? इस सरफेस पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल। ठीक है, आम भाषा में नॉर्मल का मतलब क्या होता है? आम। आम यानी कि नॉर्मल यानी कि मीडियम। ठीक है, पर यहाँ पर नॉर्मल का मतलब क्या है? यहाँ पर नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। इस सरफेस की हम क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब, अब 10th क्लास में आप मैथ्स में पढ़ोगे और 11th में भी मैथ्स में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, जब भी नॉर्मल बोला जाएगा तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर ऑन दैट सरफेस। ठीक है, इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। ठीक है, और इसी तरह जो रिफ्लेक्टेड रे ये भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा और क्या पढ़ा हुआ है आपने? अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं जो हम पहले बचपन में से पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, थोड़ा रिवीजन करना है। इसके अलावा हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें पहला लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। पहला लॉ ये है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे किसी सरफेस पर पड़ती है और उसके बाद टकराकर वापस चली जाती है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट याद है आप में से किसी बच्चे को? भैया जो एंगल इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो लाई सेम प्लेन पे लाई करता है। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal all lies on the same plane, ठीक है। तीनों को तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब देखो मैंने ये तो बोल दिया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैंने अभी क्या बोला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। पर ऐसा कोई बच्चा लीव ना कर ले कि बोले कि यहाँ पर जो आया था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये दूसरी सरफेस ये भी यहाँ पर से मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालूं। मान लो हमारे पास बहुत सारी सरफेस है ना, मेरे घर में 4 दीवारें हैं, एक दीवार पर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस नाप लूं और दूसरी दीवार से मैं बोलूं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नापते हैं, ये भी सेम होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। जो इंसिडेंट रे हो गया, आप जो इंसिडेंट रे लोगे, रिफ्लेक्टेड रे लोगे और जो नॉर्मल लोगे, वो तीनों के तीनों एक ही सरफेस पर होने चाहिए। वो तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए? एक ही सरफेस पर होने चाहिए, अलग अलग सरफेस पर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस वाली सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरी वाली सरफेस के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिर्फ तभी फॉलो होगा जब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, यानी कि एक ही सरफेस पर, एक ही सतह पर आएंगे। ये बात क्लियर है सभी को? ये क्लियर है बच्चों सभी को? ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भैया। ले लिया? हो गया भैया। ठीक है। तो ये तो हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर्स पर। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? देखो अभी तक हमने मिरर जो है वो प्लेन मिरर पढ़े, बचपन में आपने कैसे मिरर पढ़े? प्लेन मिरर पढ़े। हालांकि 8th क्लास में जब आपका चैप्टर खत्म हो रहा था तो उसमें आपने स्फेरिकल मिरर भी पढ़े थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, है ना। पर मोस्टली जो नॉलेज है हमारी वो हमारी किसके साथ है? प्लेन मिरर के साथ है। स्फेरिकल मिरर्स को हम थोड़ा सा कम जानते हैं, ठीक है। हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं, पर इस चीज को भी एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? The mirrors which are cut from part of very large sphere and has a spherical reflecting surface and has a spherical reflecting surface। एक ऐसा मिरर जो कि कैसे बनाया गया है? बहुत बड़े स्फीयर के एक हिस्से से बनाया गया है। अब देखो बच्चों एक बार ध्यान से समझना, ये मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? स्फीयर है। इसके बाजू में एक स्फीयर और बनाया है, ठीक है, और इसके साथ में एक स्फीयर और बनाया है, ठीक है। ये पूरा बन नहीं पाया है आगे की साइड में,
एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है और ये स्फीयर, इनको सर्कल मत समझना, एक स्फीयर है, ठीक है। क्या समझना है आपको इनको? एक स्फीयर समझना है, एक लड्डू की तरह समझना है, चूड़ी की तरह भी समझना। ये एक स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर है और ये भी एक स्फीयर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ा स्फीयर है, उसमें से मैं क्या करता हूँ, इतना सा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा कट कर देता हूँ। ये जब छोटा सा हिस्सा कट कर लूंगा तो ये मेरे को किस रूप में दिखेगा? ऐसे दिखेगा। किस रूप में दिखेगा? ऐसे दिखेगा, है ना। अगर इतना ही छोटा सा हिस्सा मैं इसमें से कट करूंगा तो ये मुझे कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। और इतना ही छोटा सा हिस्सा अगर मैं इसमें से कट करूंगा तो वो मुझे ऑलमोस्ट एक सीधी लाइन की तरह दिखेगा, पर होगा थोड़ा कर्वी, है ना। ऑलमोस्ट सीधी लाइन की तरह दिखेगा। जितना ज्यादा बड़ा स्फीयर लूंगा मैं, जितना ज्यादा बड़ा स्फीयर लूंगा, उसका जो हिस्सा होगा वो उतना ही ज्यादा एक सीधी लाइन की तरह होगा, पर होगा थोड़ा सा कर्व। जैसे इसमें जो कर्व है वो बहुत ज्यादा है, इसमें जो कर्व है वो उससे थोड़ा कम है, और इसमें जो कर्व है वो उससे भी थोड़ा कम है, सबसे थोड़ा कम है। इसका जो कर्व है वो सबसे ज्यादा है, इसका जो कर्व है उससे कम है, और इसका कर्व क्या है? सबसे कम है, ठीक है। तो इसी तरह से पहली बात तो ये कि इन बड़े बड़े स्फीयर्स में से जो हम काट के पीस निकालते हैं, ये जो हमने पीस निकाला है काट के, ठीक है, इस पीस की कोई एक साइड हम रफ बना देते हैं और कोई एक साइड हम शाइनी स्मूथ बना देते हैं। कोई एक साइड हम रफ बना देते हैं, मान लो इसकी ये वाली साइड रफ बना दी, और मान लो इसकी ये वाली साइड रफ बना दी, ठीक है। और जो दूसरी वाली साइड थी वो हमने शाइनी बना दी, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाता है? एक स्फेरिकल मिरर मिल जाता है। हमारे पास क्या आ जाता है? स्फेरिकल मिरर आ जाता है। स्फेरिकल मिरर के जो टाइप ऑफ बना भी आपको बताऊंगा, उससे पहले एक चीज समझ लो, लेकिन मैं जितना बड़ा स्फीयर लूंगा उसका जो कर्विंग पोर्शन है वो उतना कम होगा। जितना छोटा स्फीयर लूंगा, जितने छोटे स्फीयर में से काटूंगा, उसको जो कर्विंग पोर्शन होगा वो उतना ज्यादा होगा। एक स्फेरिकल मिरर आपके पास ऐसे आ सकता है और एक स्फेरिकल मिरर आपके पास ऐसे आ सकता है। इसके अंदर कर्विंग ज्यादा है और इसके अंदर कर्विंग कम है ना। तो यही जो होता है यही आपका कर्वेचर बनाता है, और इसी की वजह से आपके जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनकी फोकल लेंथ बनती है, ठीक है। कि वो इतने बड़े स्फीयर के इस तरह से काटे गए हैं, उनका कितना बड़ा कर्वेचर है और उसी हिसाब से उनकी क्या बनेगी? फोकल लेंथ बनेगी। अभी मैं सारी चीजें आपको एक एक करके समझाऊंगा, कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होती है, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। एक बार इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया भैया। ठीक, अब जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वो आते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स, तो टाइप हमारे पास कितने हैं? दो टाइप है हमारे पास, एक है ये और एक है ये। एक ये टाइप है और एक ये टाइप है। अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों सेम टाइप है, ये भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही, ठीक है। अभी तक ये दोनों के दोनों सेम है, अभी क्या है, ये दोनों के दोनों सेम है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों की जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो अलग अलग बनाते हैं। एक की रिफ्लेक्टिंग साइड अलग बनाते हैं और एक की रिफ्लेक्टिंग साइड अलग बनाते हैं। जैसे कि मान लो इसकी मैंने रफ साइड बनाई है, ये वाली, है ना। तो इसकी जो रफ साइड है वो क्या है? इधर वाली इसकी क्या है? रफ साइड है। और ये वाली जो साइड है ये कैसी है? शाइनी या रिफ्लेक्टिंग बोल सकता हूँ। रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग और शाइनी साइड, जहां से रिफ्लेक्शन हो। ये वाली साइड रफ है और ये वाली साइड कैसी? शाइनी। इसी तरह इसकी मान लो मैं क्या करता हूँ, ये वाली साइड रफ बनाता हूँ, इसकी क्या है? ये वाली साइड रफ है, रफ साइड, और ये वाली क्या है? शाइन और रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। तो जो सारी की सारी बात होती है, जितनी भी सारी की सारी बात होनी है वो रिफ्लेक्टिंग साइड के ऊपर होनी है। जितनी भी सारी बात होनी है वो किसके ऊपर होनी है? रिफ्लेक्टिंग साइड के ऊपर होनी है। अगर मेरी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, अगर जो मेरी रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कैसी होगी? इनवर्स, ठीक है। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कैसी है? अंदर की तरफ घुसी हुई है ना, अंदर की तरफ घुसी हुई है, कर्व्ड इनसाइड है। और जो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कैसी है? कर्व्ड
आउटवर्ड्स, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कैसी है, कर्व आउटवर्ड्स है, ठीक है। तो इस बेसिस पर ये वाला जो हमारा मिरर हो जाता है, ये कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। और ये जो दूसरा वाला है हमारा कौन सा हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये हो जाता है हमारा कॉनकेव मिरर और ये हो जाता है हमारा क्या, कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक सभी को क्लियर है। हाँ भैया। देखो जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कैसी है, कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक है। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो ये वाली है, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, ये वाली है जो अंदर की तरफ घुसी हुई है। और जो कॉन्वेक्स है उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, ये पीछे वाली है जो बाहर की तरफ है, ठीक है, आउटवर्ड्स निकली हुई है। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड आउटवर्ड्स या बल्ज्ड आउटवर्ड्स, ठीक है। बाहर को इसकी बल्जिंग हो रही है, उभरी हुई है, इसका मतलब क्या होता है, उभरी हुई है, ठीक है। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कैसी है, उभरी हुई है, बाहर को निकली हुई है, ठीक है। कैसी है, बाहर को निकली हुई है, बाहर निकली हुई है। और ये जितनी भी बातें हो रही है, बाहर को निकली हुई है या उभरी हुई है या बल्ज्ड आउटवर्ड है या कर्व्ड आउटवर्ड है, ये सारी की सारी बातें किसके बारे में हो रही है, चाइनीज सरफेस के बारे में हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में हो रही है। जितनी भी हम बातें करेंगे वो सारी की सारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो रफ साइड है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसी तरह जो कॉनकेव मिरर है इसकी क्या है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कैसी है, कर्व्ड इनवर्स। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कौन सी है, ये वाली है, अंदर वाली है, जो कर्व्ड इनवर्स, ठीक है। इसीलिए बच्चों आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ, हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एक और बता देता हूँ, इसके नाम में आपको क्या लिख रहा है, केव। केव का मतलब क्या होता है, गुफा, गुफा, ठीक गुफा। है। गुफा की तरह है ना। हाँ, तो जो आपका कॉनकेव मिरर है, जो आपका कॉनकेव मिरर है उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कैसी होगी, अंदर की साइड होगी, यानी कि गुफा के अंदर होगी, ठीक है। कर्व इनवर्स, अंदर की तरफ, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है वो किस तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। ये क्लियर है सभी को, हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ स्पून का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो स्पून की दो साइड होती है, स्पून की कितनी साइड होती है, दो साइड होती है। एक वो साइड जिससे आप खाना उठाते हो, जिसके अंदर खाना भरता है, जिस साइड में खाना भरता है, और एक दूसरी साइड जो कि बाहर की तरफ निकली हुई होती है ना। एक वो साइड जिसके अंदर खाना भरता है और एक दूसरी साइड जो कि बाहर को निकली होती है। तो वो वाली साइड जिसके अंदर आपका खाना भरता है, वो वाली साइड की जो सरफेस है वो किसकी तरह है, कॉनकेव मिरर की तरह है, कॉन्केव, कॉन्केव मिरर। हाँ, कॉनकेव मिरर की तरह। कॉनकेव मिरर। वो कैसे है, कॉनकेव मिरर की तरह। और जो पीछे वाली साइड होती है जो चम्मच के पीछे, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। वो कैसी है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कौन सी है, पीछे वाली साइड, पीछे वाली साइड, बैक साइड, ठीक है। और कॉनकेव कौन सी है, फ्रंट साइड, फ्रंट साइड। ये क्लियर है सभी बच्चों को, यहाँ तक सभी हाँ को भैया। क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, हो गया भैया। ठीक है। चलो अब मैं आपको कंपोनेंट्स बताता हूँ। एक मिरर के अंदर, एक स्फेरिकल मिरर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया है कॉनकेव मिरर, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के कंपोनेंट्स पहले डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के भी कर लेंगे। तो ये है मेरा कॉनकेव मिरर,
ये क्या है मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये इसकी रफ साइड है, पीछे वाली साइड इसकी रफ है, और इसका मतलब जो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी वो ये वाली होगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है कि जो स्फेरिकल मिरर है, जो कॉनकेव मिरर है और जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये दोनों के दोनों कैसे मिरर हैं, ये स्फेरिकल मिरर है। कैसे मिरर है, स्फेरिकल मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर होगा ये बहुत बड़े स्फीयर का हिस्सा होगा ना, ये क्या होगा, एक बहुत बड़े स्फीयर का हिस्सा होगा, है ना। ये जो स्फेरिकल मिरर है ये किसी बड़े स्फीयर का हिस्सा था ना, उसमें से इसको काटा गया है ना। इस बात को समझ पा रहे हो सभी कि एक बहुत बड़ा स्फीयर में से हमने क्या करा, इसको काटा हुआ है, ठीक है। तो उस बहुत बड़े स्फीयर का एक सेंटर भी तो होता होगा, मान लो यहाँ पर उस बहुत बड़े स्फीयर का एक सेंटर भी होता होगा, यहाँ पर ऐसे बन रहा होगा, पूरा स्फीयर होगा, इसका ये क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं सी से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सी क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सी क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक लाइन, अब क्या आएगी, एक लाइन आएगी, एक इमेजिनरी लाइन जो कि हमें असल में तो दिखती नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन आएगी जो कि इसकी सरफेस से परपेंडिकुलर होगी और इस मिरर को काटती हुई आगे जाएगी। एक लाइन होगी जो कि इस मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, सेंटर से आगे होगी, और क्या होगी, इसको काटती हुई जाएगी, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर से होते हुए जाती है और मिरर को काटकर आगे चली जाती है, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर से होती हुई जाती है और मिरर को काटते हुए आगे चली जाती है, ठीक है। ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर मिरर को काटता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर मिरर को काटता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पी। पी का मतलब क्या है, पोल ऑफ द मिरर। पी का मतलब क्या है, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। ये जो हमारी इमेजिनरी लाइन थी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से होती हुई जाती है और मिरर को काट के आगे निकल जाती है। जिस पॉइंट पर ये मिरर को काटती है, जिस पॉइंट पर ये मिरर को काटती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर। वो हमारे मिरर का क्या होता है, पोल होता है, ठीक है। नॉर्मल नहीं कह सकते भैया इसे, क्या नॉर्मल नहीं कह सकते इस पोल को, पोल ऑफ मिरर को। नहीं, नॉर्मल में अच्छा समझो, मैंने आपको बोला था कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होती है, परपेंडिकुलर हमेशा लाइन होती है ना, किसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, हम कभी ये बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, हम ये बोलते हैं ना कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, लाइन को कहते हैं नॉर्मल। हाँ, लाइन को हम ठीक है नॉर्मल कहते हैं। ये जो एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम परपेंडिकुलर थोड़ी बोलते हैं, हम तो लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ भैया। अब देखो, किसी भी स्फीयर की अगर मैं बात करूं या किसी भी सर्कल की बात करूं, तो सेंटर से लेकर जो एंड पॉइंट होता है, जहां तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस। सेंटर से लेकर किसी भी कोने तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, आर। आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब बच्चों एक बात समझना, एक तो मैं आपको नोट लिखवा रहा हूं, मैं आपको, ठीक है। पहला, the reflecting
surface of the mirror, the reflecting surface of the mirror is always kept on the left side। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है किसी भी मिरर की, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसको हम हमेशा कहां पर रखते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ रखते हैं। जैसे कि अगर मैं कॉन्केव मिरर बना रहा हूं तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूं तो मुझे उसको ऐसे बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसको हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो कि सभी लोग फॉलो करेंगे, एक ऐसी चीज जो कि सभी लोग फॉलो करेंगे। अब जैसे मान लो जो इंडियन साइंटिस्ट है या जो इंडियन फिजिसिस्ट है वो मानेंगे कि हम लेफ्ट में रखेंगे मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो अमेरिकन साइंटिस्ट है बोलेंगे हम राइट में रखेंगे। तो जितने भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होंगे वो यहाँ पर कुछ और आएंगे, उनके कुछ और आएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ कन्वेंशन फॉलो करते हैं। इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर हर जगह पर रिजल्ट सेम आए, इसलिए सारे लोग एक ही चीज फॉलो करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक चीज फॉलो करते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी किसी भी मिरर की, उसका मुंह हमेशा हम लेफ्ट की तरफ रखेंगे। जैसे जो इसका मुंह है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है, इसका मुंह दूसरा तरफ लेफ्ट की तरफ, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है, इसका बेस भी किस साइड है, लेफ्ट साइड है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? हाँ भैया। हाँ भैया। अगला देखो, अगला पॉइंट है when the light rays come from a larger distance or infinity, they are drawn parallel to the principal axis। ठीक है, दे आर ड्रॉन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कभी भी अगर ऐसा होगा कि लाइट रेज जो है वो बहुत दूर से आ रही है, कभी भी अगर ऐसा होगा कि जो लाइट रेज है वो बहुत दूर से आ रही है, तो हम उनको कैसे ड्रॉ करेंगे, हम उनको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो मान लो मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ये मैंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, ये इसकी कुछ हाइट है। अब जो लाइट रेज है वो इसके यहाँ से भी निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी, है ना। किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकल रही होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकल रही होती है, पर हम सारी की सारी बना के नहीं दिखाते, हम सारी की सारी बनाकर नहीं दिखाते। कोई भी इमेज बनने के लिए, कोई भी इमेज बनने के लिए किसी भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट होना जरूरी है। अगर कोई भी दो लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गई तो वहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत सारी लाइट रेज बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बहुत सारी लाइट रेज बनाएंगे तो अभी रिफ्लेक्शन के बाद बहुत सारी रिफ्लेक्टेड रेज भी आएंगी, ये तो सारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रेज भी आएंगी, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। जो हमारी इमेज है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी दिखने में और कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी रेज भी बनाते, पहली बात तो एक दो ही लाइट रे बनाते हैं, और दूसरी बात ये अभी इस पॉइंट से लाइट आ रही है, अगर लाइट बहुत दूर से आ रही है, अगर लाइट बहुत दूर से आ रही है तो हम उसको क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आते हैं। कभी अगर कोई लाइट रे बहुत दूर से आती है या इंफिनिटी से आती है तो हम उसको क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आते हैं। ये बात क्लियर है सभी को? ये प्रिंसिपल एक्सिस को करना कहां पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। भैया एक और बार समझा दो। मिरर से बाहर भी जा रही है, वो वहां तक है, मतलब इनफाइनाइट तक है, मतलब जा भी रही है जहां से प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस को ही, प्रिंसिपल एक्सिस को असल में लाइन ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम अज्यूम करते हैं, हमें दिखती थोड़ी है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक लाइन है जो कि सेंटर से होती हुई जा रही है और मिरर को काटते हुए जा रही है। ये हमने खुद से अज्यूम करी है ताकि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हो वो थोड़ी सी लॉजिकल हो। ठीक है, हाँ ललित तुम कुछ पूछ रहे थे? भैया ये वाला एक और बार वो करवा दो, नीचे वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी लाइट रे, व्हेन द लाइट रे कम्स फ्रॉम अ लार्जर डिस्टेंस, अगर कोई लाइट की रे
बहुत दूर से आती है, ज्यादा डिस्टेंस से आती है, या इंफिनिटी से आती है। इंफिनिटी का मतलब होता है कि बहुत दूर से आ रही है, ठीक है। तो हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हमने बोला कि सारी की सारी लाइट रेज जो है वो इस ऑब्जेक्ट में से ही, ये सारी लाइट रेज क्या है, इस ऑब्जेक्ट में से ही निकल रही है। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हम उसको यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते ना, वो तो कहीं पीछे से आ रही है, हम तो उसको दिखाई नहीं सकते ना। अगर हम उसको दिखा देंगे इसका मतलब तो वो एक फाइनाइट डिस्टेंस है। अगर हमने उसको शो कर दिया तो इसका मतलब तो क्या है कि वो एक निश्चित दूरी पर है, वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है, इसलिए हम उसको दिखाते ही नहीं, वो कहीं बहुत दूर है। इसलिए जैसे मैंने इसकी पोजीशन दिखाई थी, मैंने इसकी हाइट भी दिखाई थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो हमें उसको शो ही नहीं करता है। मैं बोलता हूँ ये कहीं दूर होगा, दिख रहा है जैसे मेरा हाथ है। अब यहाँ से अगर लाइट आती है तो हम उसको कैसे बनाते हैं, पैरेलल बनाते हैं। हम कैसे बनाते हैं उसको, पैरेलल बना के दिखाते हैं। पैरेलल। ये बात क्लियर है भैया पर वो तो ठीक है उससे भैया। इंटरसेक्ट करके कैसे भी जा सकती है ना, मतलब उस पे फॉल करके ऑब्जेक्ट पर लाइट। हाँ, पैरेलल कैसे, मतलब जरूरी है कि पैरेलल ही जाए? हाँ देखो, अगर हम उसको बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी भी लाइट को अगर हम बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं सन की लाइट को देखूंगा, अगर मैं सन की लाइट को देखूंगा, देखो मैं अभी यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मीटिंग अभी हो खत्म गया हो भैया। जाएगी 1 मिनट में। दे दिया भैया। बच्चों मीटिंग एंड होने वाली है, सेम लिंक पर जो मैंने अभी ग्रुप पर लिंक दिया था ना, उसी लिंक पर आप लोग दोबारा ज्वाइन। अब देखो तुम्हारा ये डाउट था कि हम उनको पैरेलल ही क्यों ले रहे हैं, वो तो कैसे भी आ सकते हैं ना। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये मेरा हाँ है, भैया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर है ना। तुम ये कह रहे हो कि अगर बहुत दूर की है, मान लो यहाँ पर हो, तो उसमें से तो ऐसे भी लाइन आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है ना, यही कह रहे हो। हाँ भैया। हाँ भैया। अब मेरी बात समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है वो हम इस प्लेन पर दिखा ही नहीं सकते। अगर हमने उसको इस प्लेन पर दिखा दिया कि वो बहुत दूर है, यहाँ पर है, तो उसकी पोजीशन मुझे पता चल गई, और अगर उसकी पोजीशन मुझे पता चल गई तो मुझे वहां से सारी रेज दिखानी पड़ेगी, वहां से मुझे सारी रेज दिखानी पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ, कि जो सन से लाइट आ रही है वो एक इनफाइनाइट सोर्स से आ रही है, वो जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा दूर है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? हाँ भैया। हाँ भैया बोल सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ कि ये है अर्थ और ये है सन, ये सन है और उसके सामने इतनी छोटी सी अर्थ। हाँ भैया। ये मान लो मैंने अर्थ बनाया, ठीक है। अब ये अर्थ है और इस अर्थ पर हो तुम, ये हालांकि मैंने तुम्हें बहुत बड़ा बना दिया है, लेकिन यहाँ से अगर अर्थ इतनी छोटी है तो तुम उसमें दिखोगे ही नहीं, है ना। हाँ भैया। हाँ भैया। आपके हाथ में एक मिरर है, आपके हाथ में क्या है, मिरर, ये आपका मिरर दिख रहा है, मिरर ये है मिरर आपका, ठीक है। अब इतनी दूर से अगर जितनी भी लाइट्स आएंगी, मान लो ये यहाँ से जितनी भी लाइट्स आ रही है, सारी मैं आपके मिरर पे लेके जा रहा हूँ, सारी की सारी लाइट में कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, आपके मिरर पे लेके जा रहा हूँ। तो ये सारी कैसी पड़ रही है उसके ऊपर, अब मुझे बताओ उस मिरर के ऊपर सारी रेस कैसे पड़ रही है? एक पॉइंट पे पैरेलल पड़ेगी भैया, बहुत दूर से आएगी। एक पॉइंट। सारी की सारी पैरेलल पड़ रही है ना। हाँ भैया। अब ऐसे भी अगर तुम नहीं समझे तो मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंट है, ठीक है, दिख रहा है पॉइंट, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर जितनी भी मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट की तरफ मैं जितनी भी लाइन ड्रॉ करूंगा, वो सारी की सारी क्या होंगी, इस पॉइंट से जो इस पॉइंट के ऊपर जा रही होंगी, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास करती है, ये मान लो ये पॉइंट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पास कर सकती है, पर ये हमारा सोर्स है, इस सोर्स से मान लो इस पॉइंट पर आ रही है सारी की सारी लाइन, ठीक है। तो यहाँ से तो सारी अलग अलग रेज आ रही है, यहाँ से तो सारी क्या आ रही है, अलग अलग। पर अगर मैं इस पोर्शन को मैग्नीफाई करूंगा तो मुझे सारी की सारी कैसे दिख रही होगी,
ऐसे। एक बार समझ में? अच्छा भैया सबको एक ले लिया है, मतलब सबको एक लाइन ले लिया है पैरेलल में। और अगर नीचे से आ रही होंगी तो वो सारी की सारी ऐसे आ रही होंगी। ये बात आई समझ में? हाँ भैया आ गया। इसीलिए इंफिनिटी से आने वाली जो रेज होती हैं उनको मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाता हूँ। पैरेलल। हाँ भैया आ गया। हाँ भैया समझ आ गई। अब 2 पॉइंट लिख लिए थे हमने, तीसरा पॉइंट देखो। नोट में हमने 2 पॉइंट लिख लिए थे, तीसरा पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट। सर आपकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। कैमरा क्वालिटी कैसी लग रही है? भैया वीडियो अनस्टेबल आ रही है थोड़ी। हाँ सर। हाँ भैया मेरे को भी अनस्टेबल देख रही है। चलो अब थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट कहता है द लाइट रेज that are parallel to the principal axis, the light rays that are parallel to the principal axis converge to a point called the focus of the mirror। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मिरर का फोकस कहते हैं। ये मान लो मेरा मिरर था, ठीक है। ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो सब के बाद एक ही पॉइंट से जाएंगे। जैसे टकराने के बाद इस पॉइंट से गए, अगर कोई ऐसे आती तो ये भी टकराने के बाद इसी पॉइंट से जाती। अगर ये आई, ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी टकराने के बाद इसी पॉइंट से जाएगी। अगर ये आई थी तो ये भी टकराने के बाद इसी पॉइंट से जाएगी। सारी की सारी लाइंस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, वो टकराने के बाद एक ही कॉमन पॉइंट से होकर जाएंगी। वो सारी की सारी एक ही कॉमन पॉइंट पर क्या होगी? कन्वर्ज होगी। और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। एफ। ठीक है, फोकस बोलते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव। ये क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया क्लियर है। हाँ भैया ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भैया। ले लिया? चलो बच्चों, इतने ही कंपोनेंट थे जो कि आपको एक मिरर को पढ़ने से पहले समझने थे। अब यही कंपोनेंट हम कॉन्वेक्स के लिए भी करेंगे, जैसे हमने कॉन्केव के लिए करे हैं, कॉन्वेक्स के लिए भी करेंगे। अब वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। थोड़ी सी वीडियो रुक रही है मेरी शायद, है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, तो हम एक काम कर